हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हर्षवर्धन, जो कि यूपीएससी पेट के एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित हमारा टॉपिक होगा। पिछले में हम लोगों ने देखा था कि गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था। तो गुप्त वंशों के बाद जब उनका साम्राज्य धीरे धीरे पतन होने लगा, उनके शासकों की जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगी थी, तो उसी गुप्त वंश के जहाँ पर उसका अधिकार होता था वहाँ पर कई सारे साम्राज्यों का उदय हुआ, जो छोटे छोटे वंश थे। तो उन्हीं क्रम में हम लोग देखेंगे कि ये हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश का होता है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसका ज्योग्राफी देख लेते हैं, जिससे हमको ये हर्षवर्धन समझने में मदद मिले। तो आइए देखते हैं। आप लोग अब तक भारत का नक्शा बनाना सीख गए होंगे। कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये समझिए आप लोग कि आज के जो हरियाणा वाला इलाका है वहाँ था थानेश्वर, जहाँ के राजा होते हैं। अभी देखेंगे हम लोग उसको, लेकिन आप लोग ये ज्योग्राफी समझिए, जिससे कि हमें इनकी कहानी को समझने में मदद मिले। थानेश्वर, और यहाँ पर होता है बंगाल का जो इलाका होता है, बंगाल उड़ीसा का, वहाँ पर होता है शशांक। शशांक किस वंश का शासक होता है? तो गौड़ वंश का, गौड़ वंश का शासक होता है। और यहाँ असम काम रूप में ये शासक जो होते हैं वो होते हैं भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन। और जो यहाँ पर और हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कन्नौज में, कन्नौज में शासन होता है मौखरी वंश का, मौखरी वंश का कन्नौज में शासन होता है। और जो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये सौराष्ट्र गुजरात वाला इलाका, तो सौराष्ट्र गुजरात का इलाका था वल्लभी में, यहाँ पर शासन था मैत्रक वंश का, मैत्रक वंश का शासन था। और इधर देख लेते हैं हम लोग मालवा में, तो मालवा में शासन आप लोगों का होगा, आप लोगों का नहीं दोस्तों, मालवा में शासन था ध्रुवसेन का, ध्रुवसेन का। इसे ध्रुवसेन या ध्रुव भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोटा मोटा आप लोग समझिए कि जिस समय हर्ष राजगद्दी पर बैठा था तो कुछ ऐसी स्थिति थी गुप्त वंश के बाद। अब देखा जाए तो हर्षवर्धन जो था ये पुष्यभूति वंश का था, पुष्यभूति वंश का था। और पुष्यभूति वंश में चौथा राजा जो था, चौथे राजा का नाम था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती, यशोमती। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था, तो इसीलिए बता देते हैं कि यशोमती। अब प्रभाकर वर्धन के आप लोग देखिएगा कि इनके 3 संतान थी। इनका जो बड़ा बेटा, पहला बेटा था, उसका नाम था राज्यवर्धन। और फिर थे हर्षवर्धन, दूसरे बेटे का नाम था। और जो इनकी पुत्री थी उसका नाम था राजश्री, राजश्री उनका नाम था। तो प्रभाकर वर्धन जो थे, इनकी मृत्यु के बाद राजा बनता है राज्यवर्धन। ये कहानी आप लोग समझिए थे ना, कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजा बनता है राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन जब बनता है तो पंजाब में, इधर पंजाब वाले इलाके में आप लोगों को पता होगा कि गुप्त वंश का अंत होता है अधिकतर हूणों के आक्रमण से। स्कंदगुप्त से ये हूणों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे, और उसके बाद इसके जो उत्तरवर्ती शासक थे उनकी अयोग्यताओं के कारण ये हूणों का आक्रमण संभालने में विफल रहे, और जिससे इनकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होती गई। तो जो इनका राज्य था वो धीरे धीरे सामंतों के द्वारा जो था उन्होंने स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया गया था। तो उसी समय थानेश्वर में भी हूणों के आक्रमण का खतरा बना रहता था। तो राज्यवर्धन जो था हूणों को पराजित करके, पंजाब जीत कर जब वापस आ रहा था, तो ये मालवा के शासक और शशांक ये दोनों मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। और जो मौखरी वंश के राजा होते हैं ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा, इनकी हत्या कर देते हैं, ग्रहवर्मा की हत्या। और ग्रहवर्मा कौन होता है? ये राजश्री का पति होता है। तो अपनी बहन की पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जो है वह ग्रहवर्मा से, इनसे मालवा के शासक को हराकर आते हैं, मालवा के शासक को। और यहीं से अब देखा जाएगा कि शशांक जो होता है, जब ग्रहवर्मा उसको हरा देता है मालवा के शासक को, ध्रुवसेन को, तो फिर शशांक की ओर जाता है और शशांक धोखे से इनकी हत्या करवा देता है। तो इतनी चीज आप लोग इनके विषय में याद रखिए कि 606 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? शशांक द्वारा, शशांक द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद हर्षवर्धन जो है वो राजा बनता है। हर्षवर्धन के राजा बनने के समय अब इसकी कुछ राजनीतिक स्थितियां देख लेते हैं कि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, पहली बात तो पिता की मृत्यु। दूसरा था बड़े भाई की मृत्यु, बड़े भाई की मृत्यु। हूणों के आक्रमण का लगातार भय, हूणों के आक्रमण का भय।
आक्रमण का भय। और इधर बहनोई की इनकी हत्या हो गई थी, राजश्री के पति की, बहनोई की हत्या, और बहन कारागार में थी। तो इन जब ये बैठा था तो उसके समय इन समस्याओं का पहाड़ था। हर्षवर्धन को राज्य कोई फूलों की सेज की तरह नहीं मिला था। पिता की मृत्यु, बड़े भाई की मृत्यु, हूणों के आक्रमण का लगातार भय और बहनोई की हत्या हो चुकी थी। तो ये स्थितियां बड़ी कठिन और भयावह स्थितियों के बीच हर्षवर्धन राजा बनता है। अब इसको ये कैसे टैकल करता है, आगे कैसे बढ़ता है, वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ये मैप याद कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्थिति इसकी कैसी थी। अच्छा, अब यहां पर आता है कि अगर शशांक और ये मालवा के शासक, गौड़ वंश के शासक, बंगाल के और मालवा के शासक ने ये कन्नौज पर, इनके जीजा पर क्यों आक्रमण किया था, तो ऊपर थानेश्वर बढ़िया राज्य था, समृद्ध राज्य था, उसके नीचे कन्नौज था। अब इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। वैवाहिक संबंध स्थापित होने की वजह से ये दोनों राज्य एक मिलके हो गए थे, जिससे कि इनकी शक्ति में विस्तार होना तय था। तो इसीलिए ये कन्नौज को अपने उसमें शासन में ये करना चाहते थे। तो ये बात आप लोग इतना समझिए, बाकी ये चीजें देखिए पूछी जा सकती हैं कि कामरूप का शासन, असम का शासक कौन था, तो ये असम का शासक था भास्कर वर्मन। गौड़ वंश, शशांक किस वंश से संबंधित था, तो गौड़ वंश से संबंधित था। किसने शशांक के साथ किसने मिलकर कन्नौज के मौखरी वंश पर ग्रहवर्मा की हत्या की थी, तो मालवा के शासक के द्वारा हत्या की गई थी, दोनों ने मिलकर की थी। अब हम लोग यहाँ से हर्षवर्धन देखते हैं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अन्यथा हम इसको अब यहां पर समय देख लेते हैं। हर्षवर्धन का जो समय था ये पूछ लेता है काफी बार, 606 से 647 एडी, 606 से 647 एडी। और जो वर्धन वंश होता है, यानी कि पुष्यभूति या वर्धन वंश इसे कहा जाता है, वर्धन वंश, ये पूजा करते हैं सूर्य एवं शिव के उपासक होते हैं, शिव के उपासक होते हैं। यहां पर यह बताने का तात्पर्य यह है कि अभी आगे चलकर हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म की तरफ उसका झुकाव होता है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो प्रारंभिक वर्धन वंश में थे वह किस धर्म को मानता था, तो ये सूर्य और शिव को मानते थे। तो चलिए इसको रफ करते हैं और आगे देखेंगे। ये मैप वाली स्थिति आप लोग अवश्य याद करिएगा। अब इसके बारे में हम लोग हर्ष की जीवनी देख लेते हैं। और ये जो हर्ष होता है ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण रखता है स्थान। इसका कारण ये नहीं है कि ये बड़ा साम्राज्य बना लेगा, आगे चलकर आप लोग देखेंगे इन सबको हराता है। ये इसका साहित्यिक पक्ष बहुत बढ़िया रहता है, जिस कारण इसको उन समय के शासकों से थोड़ा अलग मान्यता होती है। राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो यह जितना बड़ा इसका राज्य था उससे बड़े और भी राज्य थे और भी कुशल लोग थे, लेकिन ये विद्वानों का सम्मान करना और संस्कृति एवं साहित्य पर भी इसने काफी कार्य किया था। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन माता पिता आप लोगों ने देख लिया। अब शासन जो है 606 से 647 एडी के बीच ये बनता है, ये आप लोग याद रखना हर्षवर्धन के बारे में। और दूसरा हर्षवर्धन के बारे में देखा जाए, जब हमने बताया था अभी कि जब ये गद्दी पर बैठा तो इसकी स्थितियां कैसी थी, तो उन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ये हर्षवर्धन या गुप्त वंश, जो पुष्यभूति वंश हम पढ़ रहे थे, पुष्यभूति या वर्धन वंश, ये किनके सामंत थे, ये कौन थे, तो वर्धन वंश के जो थे ये लोग थे गुप्तों के सामंत, गुप्तों के सामंत थे। सीधा सा एक प्रश्न यहां पर बन सकता है। अब हमने बताया था आप लोगों को ये गुप्त किसके सामंत थे, जब गुप्त हम लोग पढ़ रहे थे तो बताया गया था गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त जो थे ये सामंत थे कुषाणों के सामंत थे। तो वो बेसिक बातें हम लोगों ने देखी हर्ष से संबंधित। अब हर्ष का एक नाम आता है शिलादित्य। शिलादित्य वन लाइनर फैक्ट है दोस्तों, ये प्रश्न यहीं से बनने हैं। शिलादित्य, इसको उपाधि दी थी किसने, हुएनसांग ने, हुएनसांग ने इसको उपाधि दी थी, शिलादित्य की उपाधि दी थी। इसकी पत्नी का नाम पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए, दुर्गावती, पत्नी का नाम कहीं कहीं पर इसका दुर्गावती मिलता है। और हुएनसांग किसके शासनकाल में आया, तो ये हर्ष के शासनकाल में आया, हर्ष के शासनकाल में। एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि हुएनसांग किसके शासनकाल में आता है, तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। या फिर यहां से पूछा जाएगा कि शिलादित्य की उपाधि हुएनसांग को किसने, उसको हर्षवर्धन को किसने दी, तो ये हुएनसांग ने दी थी। अभी आगे चलकर हम हुएनसांग के बारे में पढ़ेंगे। और यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि इसकी विजयों के बारे में देख लेते हैं कि वो जिन परिस्थितियों में बैठा था, तो पहले तो ये हूणों को हराता है, पराजित करता है, हूणों का भय समाप्त करता है, हूणों का भय समाप्त करता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो होता है ये अपनी बहन को ढूंढता है, राजश्री का पता लगाना, राजश्री का पता लगाता है, पता लगाता है। कौन होता है, बौद्ध भिक्षु की सहायता से,
बौद्ध भिक्षु की सहायता से। और इस बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है? दिवाकर मित्र। अब यहां पर यह प्रश्न बन सकता है वह कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसने हर्ष की मदद की थी राजश्री का पता लगाने के लिए? तो वो दिवाकर मित्र हो जाता है। और फिर अगला जो आता है मालवा के शासक को पराजित करता है। और जो यहां पर प्रश्न बनने वाला होता है कि शशांक के मरने के बाद, शशांक के मरने के बाद बंगाल पर इसका कब्जा हो जाता है। बंगाल पर कब्जा या जीत लेता है। ठीक है, शशांक जब तक जीवित रहता है वहां से आता है जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है तो इसने अपनी बड़ी भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए और जीजा की मृत्यु, अपने बहनों की मृत्यु का बदला लेने के लिए मालवा के शासक को तो हरा देता है, लेकिन जैसे ही ये शशांक की तरफ मुड़ता है तो शशांक एक समृद्ध शासक होता है। कारण क्या होता है कि ये गुप्त वंश का ये भी सामंत है। ये सारे जो हमने बताए ये गुप्त वंश से रिलेटेड थे, उनकी के सामंत थे। ये जो अभी हम लोगों ने मैप में देखा था तो ये गुप्त वंश का बढ़िया सामंत होता है। ये जो गुप्त वंश की शक्ति का ये प्रयोग करता है, जिसके कारण यह हर्षवर्धन इसको हरा नहीं पाता है, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन इसको हरा देता है, इसके राज्य को अपने में मिला देता है। और उसके बाद ये उड़ीसा पर, अच्छा बंगाल पे राज्य कर रहा है तो उड़ीसा भी इसी के कब्जे में आ जाएगा। कहीं कहीं उड़ीसा, तो उड़ीसा भी कब्जे में रहता है। बंगाल का मतलब आधो बिहार, बंगाल और उड़ीसा था। तो उड़ीसा अगर पूछे, कई बार प्रश्न बन सकता है कि उसका राज्य कहां तक था, तो ये उड़ीसा तक था। और भास्कर वर्मन से जब इससे युद्ध करता है तो यहां पर देखा था हम लोगों ने असम में भास्कर वर्मन से ये संधि करता है शशांक के को हराने के लिए, तो यहां पर हो जाता है। अब यहां पर देखा जाए तो ये शशांक कौन है, इसके बारे में 2-3 सवाल बन जाते हैं कि शशांक एक होता है बौद्ध विरोधी होता है, बौद्ध विरोधी होता है। बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा देता है, गंगा में बहा देता है। अब यहां पर फिर एक बन जाता है कि बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में कौन, या फिर कटवा देता है या काटकर फिकवा देता है, तो वो शशांक होता है। कहां का शासक है? ये बंगाल का शासक है। कौन है? ये बौद्ध विरोधी है। तो इतनी चीजें आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं हम लोग कि अब यहां पर इसकी साहित्य हम अगले पेज में इसका देखते हैं, साहित्य इसका अगले पेज में देखते हैं। तो इतनी इसके बारे में जानकारी थी, आप लोग ये देखिएगा। ये कुछ इसका राजनीतिक जीवन हो गया। फैक्ट हैं दोस्तों, ये फैक्ट ही याद रखना, यही पूछे जाने वाले हैं। बाकी कहानी हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे। तो साहित्य पक्ष इसका देख लेते हैं। साहित्य पक्ष में पहले तो ये देख लेते हैं कि हुएन-सांग इसके शासनकाल में आता है, तो उसके विवरणों से काफ़ी कुछ हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसा कि हम लोग स्रोतों में पढ़ रहे थे। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि इसका साहित्य में एक पुस्तक थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्ष द्वारा, हर्ष के नाटक हैं, हर्ष के नाटक, हर्ष ने ये पुस्तकें लिखी हुई हैं। अब कई लोगों का मानना होता है कि धावक ने इनको लिखा है, धावक आ जाए तो आप लोग देख लेना। कई लोगों का कहना है कि ये लिखा इसने धावक थे ना, और नाम दे दिया गया था इसका हर्ष का इसके ऊपर। और ये भी दूसरी लोगों का मत है कि ये जो हर्ष था ये लिखने वाला, ये धावक अंकन करने वाला था, अंकन यानी कि लेखन करने वाला था, और नाटक हर्ष के थे। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका दरबारी कवि, दरबारी जो होता है, दरबारी कवि बात कर रहे हैं हम लोग बाणभट्ट की, दरबारी कवि होता है बाणभट्ट। अब यही पूछ लेता है कि बाणभट्ट किसके दरबार का कवि था, तो बाणभट्ट था इसके हर्ष के राज्य में था। और अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और यह कितने भागों में थी? या 8 भागों में थी, 8 भागों में, जिनमें से 3 भागों में बाणभट्ट स्वयं की चर्चा करता है, स्वयं की चर्चा, और बाकी 5 भागों में, 5 भागों में हर्ष की चर्चा करता है, हर्ष की चर्चा करता है। तो ये आप लोग देखिए कि इसके 3 नाटक हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, और हर्ष ने लिखा था, और धावक आप लोगों को मिल सकता है। दरबारी कवि इसका था बाणभट्ट था, और बाणभट्ट जो था इसने लिखा था हर्षचरित, जो कि 8 भागों में थी। 3 भागों में बाणभट्ट स्वयं की चर्चा करता है,
और 5 भागों में हर्ष की चर्चा करता है। और हर्ष उसके बाणभट्ट के द्वारा एक और लिखी जाती है चंडी शतक। कभी पूछ ले चंडी शतक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ये था कौन, हर्ष का दरबारी के कवि के साथ साथ उस समय का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत गद्य कवि था, संस्कृत गद्य लेखक था, कवि था, जो आप लोग कहिए इसको। और ये चीजें इसके बारे में याद रखना आप लोगों को लिए। और इसका साहित्यिक पक्ष में एक और देख लेते हैं, मयूर, ये भी थे। तो ये इन्होंने लिखा था सूर्य शतक, सूर्य शतक, या फिर कहा जाए तो मयूर शतक भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसका धार्मिक पक्ष। ये इतनी चीजें आप लोग याद रखना। बाणभट्ट चंडी शतक सर्वश्रेष्ठ गद्य के कवि थे, और ये हर्षचरित था 8 भागों में, 3 भागों में स्वयं की चर्चा, 5 भागों में हर्ष की चर्चा करता है। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। अब हम लोग इसका धार्मिक पक्ष देख लेते हैं। पेट में दोस्तों यही पूछा जाएगा, ये आप लोगों को बड़ा लग रहा जरूर होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक पेज का है, अलग अलग करके हम बता रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को शायद ये बड़ा लग सकता है, लेकिन ये इतना ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। प्रश्न कैसे भी बने बाहर नहीं जाने वाले हैं। धार्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष में देखें कि शुरुआत में ये सूर्य शिव की पूजा करता था, आराधना करता था, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म, बुद्ध का प्रति, बुद्ध को भी मानता था। तो धार्मिक पक्ष पर बुद्ध हो गए। शिव के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि ये प्रारंभिक था, प्रारंभिक में यह जो है सूर्य का करता था। तो ये हम लोगों को कहाँ से, शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म मानता था। ये पता कहाँ से चलता है, राजतरंगिणी में, राजतरंगिणी में बताया गया है। यहाँ पर इसके मुहरे मिली हैं, जिनमें से श्रीहर्ष लिखा हुआ है, और एक जो अन्य मुहर मिली है उसमें है शिव और नंदी का अंकन है, नंदी का अंकन। आप लोगों को याद रहे तो आप लोग लिखिए, अन्यथा यहां पर ये लिख लीजिए कि मुहरों में इनका अंकन है, मुहरों में अंकन। वर्णन कहां पर मिलता है, तो ये राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। तो यहां से पता चलता है शिव और नंदी का अंकन देखकर और श्रीहर्ष की यह शैव धर्म का अनुयायी होता है, यानी कि शिव को मानने वाला होता है। और जो ये सूर्य को मानने वाला, तो ये इनका प्रारंभिक, इनका पैतृक देव थे, तो इनकी पूजा पहले से ही होती थी। और बुद्ध की जो पूजा होती थी, जब ये ह्वेनसांग के आता है और दिवाकर मित्र ह्वेनसांग के साथ रहता है, और दिवाकर मित्र के प्रभाव में ये बौद्ध धर्म धारण नहीं करता है, लेकिन काफी ज्यादा इसकी मान्यता करता है। देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। एक होता है प्रयाग में महामोक्ष परिषद, प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है, प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है। और यहीं पर ये होता है, यहां पर ये अपनी संपत्ति को 4 भागों में बांटता है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये जो 1/4 होता है, ये खर्च करता है दान में, ये खर्च करता है प्रशासन में, दान में खर्च करता है, प्रशासन में खर्च करता है। और जो होता है 1/4 ये खर्च करता है धार्मिक कार्यों में, और 1/4 ये विद्वानों में खर्च करता है, 1/4 ये विद्वानों में खर्च करता है। तो प्रयाग में कौन सा ये महामोक्ष परिषद का आयोजन ये कहां पर करता है, तो ये आप लोगों का उत्तर होगा कि ये प्रयाग में इसका आयोजन करता है। और ये 6वें वर्ष, हर 6वें वर्ष इसका आयोजन कराया जाता है। और यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता है, कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन, धार्मिक सम्मेलन। और यहां पर इसकी अध्यक्षता जो करता है वो होता है ह्वेनसांग, अध्यक्षता ह्वेनसांग करता है। कि कन्नौज में जो धार्मिक सम्मेलन था उसमें ह्वेनसांग इसकी अध्यक्षता करता है। और यहीं पर क्या होता है कि ये काफी बड़ा उत्सव मनाया जाता है, और यहाँ पर बुद्ध की जो होती है स्वर्ण मूर्ति बनाकर पूरे नगर में उसको घुमाया जाता है। और जो ज्यादातर जो ये सम्मेलन का जो ज्यादा समय होता है उसमें बुद्ध की चर्चा की जाती है, और ह्वेनसांग के द्वारा यहीं पर ये महायान शाखा स्थापित की जाती है, जो कि उसका प्रसार किया जाता है।
तो इसी से कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था, ये कन्नौज का जो धार्मिक सम्मेलन था। अब हम लोग यहाँ से देख लेंगे आगे जो हमारा एक टॉपिक बचा है इसके हुएनसांग के बारे में, प्रश्न अक्सर वहां से बनते हैं क्योंकि वो चीनी यात्री था हुएनसांग। इसके पहले भी हम लोग फाहियान और इत्सिंग देख चुके हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फाहियान और इत्सिंग कहाँ के यात्री थे और किसके शासनकाल में भारत ये आए थे। अगर ये प्रश्न ना मालूम हो तो आप लोग पीछे के वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, आप देखने में बहुत हल्के रहते हैं लेकिन वहाँ पेपर में ये इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हुएनसांग, इसके बारे में देख लेते हैं क्या जानकारी है कि ये लगभग 15 वर्ष रहा, लगभग 15 वर्ष रहा। अगर पूछा जाए तो 629 से 645 तक ये रहा। 16 साल हो रहे लेकिन लगभग 15 साल रहा। 600, अब बहुत जगह आप लोगों को मिलेगा कि ये 630 से सीधा 15 बना दिया गया है, लेकिन 629 से 645 तक रहा। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, 1.5 वर्ष अध्ययन किया था, लगभग 1.5 वर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष अध्ययन किया था। और इस समय इसके प्राचार्य कौन थे, प्रधानाध्यापक, तो वो थे शीलभद्र। इसको और नामों से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। और दूसरा जो हम लोग देख लेते हैं, इसको कहा जाता है नीति पंडित, नीति पंडित कहा जाता है। ये आपके प्रश्न बनने हैं कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हुएनसांग को। नीति पंडित कहा जाता है हुएनसांग को। कितने वर्ष अध्ययन किया था, तो ये 1.5 वर्ष इसने अध्ययन करता है। कितने वर्ष रहा, तो लगभग 15 वर्ष रहा। ये सब वन लाइनर प्रश्न है। प्राचार्य कौन था उसके समय, तो ये शीलभद्र थे। अब यहाँ से हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि इसने वर्णन क्या क्या किया है भारत के बारे में। इसकी एक पुस्तक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, सीयूकी इसकी एक पुस्तक है। इसमें भारत का वर्णन है, भारत की यात्रा वृत्तांत, भारत के यात्रा वृत्तांत इसमें दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया गया था, जैसे इसने बताया था कि यह एक समृद्ध राज्य है, समृद्ध राज्य है। और यहीं से हम लोग देखेंगे कि ये कहता है कि रास्ते सुरक्षित नहीं हैं, रास्ते सुरक्षित नहीं, यानी कि यूकी में ही इसने इसका जो भारत के लिए जा था वह युन्तु शब्द का प्रयोग किया था, युन्तु या युन्तु कहा जाए। और भारत की यात्रा का वृत्तांत, समृद्ध राज्य है, रास्ते सुरक्षित नहीं है। और इसने बताया था कि ये जो था हर्ष जो था ये वैश्य जाति का था, हर्ष को वैश्य बताया है। और शूद्रों को कृषक कहा है, शूद्रों को कृषक। और इसी में इसने बताया है कि जो थानेश्वर था, या थानेश्वर और कन्नौज दोनों चीज़ें आ जाएं कोई में से एक, क्योंकि एक समय ये भी राजधानी रहता है और उसके बाद ये भी राजधानी हो जाता है। तो ये वाला इलाका जो होता है ये व्यापार वाणिज्य का केंद्र होता है, व्यापार वाणिज्य का केंद्र, व्यापार वाणिज्य का केंद्र होता है। और शूद्रों को इसने कृषक कहा है, हर्ष को वैश्य बताया है, रास्ते सुरक्षित नहीं है, समृद्ध। ये कूट के फॉर्म में दोस्तों आ सकते हैं, 4 दे दिया निम्नलिखित हर्ष की, जैसे बताया गया कि हर्षवर्धन के काल में रास्ते सुरक्षित थे। इसका वर्णन हमें सीयूकी से मिलता है, सत्य या असत्य, तो ये असत्य होगा, रास्ते सुरक्षित नहीं है। और हर्ष को वैश्य, शूद्रों को कृषक। और यहाँ पर बताया जाता है जो वाराणसी था, वाराणसी ये रेशमी वस्त्रों का केंद्र था, रेशमी वस्त्रों का केंद्र। और रेशमी वस्त्रों को क्या कहा जाता था, कौशेय कहा जाता था। ये यहां पर आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि कौशेय किसे कहा जाता था, तो कौशेय कहा जाता था रेशमी वस्त्रों को। तो इतनी चीजें आप लोग याद करिएगा। और हर्षवर्धन की राजधानी आप लोगों को पता ही है, कन्नौज। शुरुआत में देखा था हम लोगों ने, आए कन्नौज, या फिर पूछे कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज। शुरुआत में ये थानेश्वर का होता है जब ये लेकिन हराता है उनको, मालवा के शासक को, और शशांक को, अपनी बहन को मुक्त कराता है दिवाकर मित्र की सहायता से, जो कि सती होने जा रही थी। तो उसके बाद अपनी बहन की तरफ से ये कन्नौज पर शासन करता है और थानेश्वर और कन्नौज ये एक हो जाते हैं, राजधानी इसको कन्नौज बनाता है।
तो बस यहाँ पर 3-4। अब जो इसका लास्ट में समरी हम लोग देखते हैं तो वो प्रश्न कहाँ से बनता है। एक ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, दूसरा था वह कौन बौद्ध भिक्षु था जिसकी सहायता से हर्ष ने अपनी बहन को ढूंढा था, तो वह दिवाकर मित्र था। इसकी राजधानी कौन सी होती है, कन्नौज या कान्यकुब्ज कहा जाए। ह्वेनसांग की पुस्तक कौन सी थी, तो सियूकी थी। और ह्वेनसांग की रचनाएं 3, देखो वहां पर बनता है जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद था, तो यहाँ पर कोई तीसरा चौथा दे दिया। अब इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है, तो वो उसका अंकन किया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के नाटक जो थे इनका अंकन किसने किया, तो वहां पर आप लोगों को धावक देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसे प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को याद रखना जरूरी है। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग इसको लिखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ और नहीं है, बस इतनी ही चीजें आप लोगों को पढ़ना है। और आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।